गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जी के द्वारा एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट बोली गई थी, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। इन्होंने बताया था कि किस तरह से जो एक कंट्री होती है वो बेस्ड होती है फ्रीडम के बेसिस के ऊपर। एंड जब हम बात करते हैं ना वोटिंग की या एक बैलेट की बात करते हैं, तो वो एक तरीका होता है उस फ्रीडम को कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करने का। प्लस एट द सेम टाइम वोटिंग एक जरिया होता है दुनिया के अंदर एक डिफरेंस लाने का। एंड साथ में ही बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है ताकि आप या कोई एक इंसान वोट कर पाए। तो इस वोट की अहमियत को समझना चाहिए। और यही बात कल हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी के द्वारा बताई गई। दोस्तों, आप जानते होंगे कि पिछले एक दशक के अंदर हमें जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव नहीं देखने को मिले हैं। इनफैक्ट 2019 5 अगस्त जब यहां पर आर्टिकल 370 का रेवोकेशन देखने को मिला, उसके बाद से हमें कोई भी असेंबली पोल्स नहीं देखने को मिले। तो पहली बार ये असेंबली पोल्स हो रहे हैं आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि आने वाले दिनों के अंदर यानी कि 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस यहां पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी के द्वारा यह भी बताया गया कि किस तरह से आप नोटिस कीजिए, जो अगर हम बात करें अभी कुछ टाइम पहले जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, वहां पर हमें 30 पॉइंट जंप देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को तौबा तौबा कर दी है एंड बैलेट की तरफ बढ़े हैं। एक वोटिंग का जो प्रोसेस है, एक फ्रीडम का प्रोसेस है, उसकी तरफ ये जो चलना है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी वोटिंग होगी 1 अक्टूबर को एंड 4 अक्टूबर को यहाँ पर सभी का यहाँ पे रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 17 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में। देखो, ग्लोबल साउथ के बारे में आप लोग जानते होंगे। पहली बात तो आपको ये रियलाइज करनी है कि जब मैं बात करता हूं ना ग्लोबल साउथ, ये अपने आप में इकोनॉमिक टर्म है रेदर देन अ ज्योग्राफिक टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पर आपको एक ब्रांड लाइन देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस लाइन को यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे, तो आप नोटिस करोगे कि इस लाइन के नीचे जितने भी देश है ना, वो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं। वेयर इस लाइन के जितने ऊपर कंट्रीज हैं वो आपको डेवलप्ड कंट्रीज आपको ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं। तो एक तरह की इमेजिनरी लाइन आपको इस तरह से देखने को मिलती है जो कि ऐसे डिवाइड करती है। ऊपर वाले जो हो गए वो ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट हो गए, ये जो बाकी कंट्रीज हैं ये ग्लोबल साउथ का पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो इट इज मोर ऑफ एन इकोनॉमिक टर्म। क्यों? क्योंकि देखो यार, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये हमारे ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं है, ये ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज्यादा डेवलप्ड है। राइट। अब इंडिया, आप जानते हो, ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं G20 समिट की ही, तो वहां पर G20 समिट में भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज रखी। प्लस एट द सेम टाइम ग्लोबल साउथ की जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो डिमांड्स है, उनकी नीड्स है, उनको बेहतर समझने के लिए ना हमने क्या किया, 2023 के जनवरी के अंदर हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट स्टार्ट किया। तो पहला वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट जो इंडिया ने, ग्लोबल साउथ समिट जो होस्ट किया गया, वो भारत ने होस्ट किया था जनवरी के अंदर। ये समिट जो हुआ था ना, वो G20 से पहले हुआ था, ताकि G20 के लिए थोड़ा हमें आइडिया मिल पाए, हम थोड़ा ग्लोबल साउथ की आवाज को हम समझ पाए। तो ये G20 से पहले हुआ था। फिर दूसरा हुआ नवंबर 2023 में। ये G20 समिट के बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पर क्या क्या G20 में बात हुई, उसको डिस्कशन किया गया। एंड अकॉर्डिंगली अब जाकर ना ये जो तीसरा समिट यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, पहले दोनों समिट से वो भी वर्चुअल फॉर्मेट में ही थे, और जो तीसरा है वो भी आपका वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर ही यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। G20 हो गया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हो गया, ये सारी बातें यहाँ पे पिछले कुछ समिट्स में डिस्कस करी गई थी। बाकी आप समझ गए होंगे किस तरह से ग्लोबल साउथ समिट जो है वसुधैव कुटुंबकम यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। यहाँ पर ग्लोबल साउथ की अलग अलग कंट्री साथ में आती हैं एंड अकॉर्डिंगली सारे इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है। प्लस इस बार की जो थर्ड ग्लोबल साउथ समिट की जो थीम है, दैट इज एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ध्यान रखना है कि भारत थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को यहाँ पे होस्ट करने जा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य के अंदर आप सभी के लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत सारे अच्छे एक्साइटिंग ऑफर्स यहाँ पे लाए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें फाउंडेशनल बैचेस की, तो आपके संकल्प, टाइटन और आपके जो प्रहार बैचेस हैं, इनके अंदर आपको बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आपको ये लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
ये चीज़ें आप डेफिनेटली इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप ऑप्शनल बैचेस को अपना बढ़िया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये सारे ऑप्शनल जैसे ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पीएसआई और मैथमेटिक्स एंड उस तरह से हिंदी के अंदर भी कुछ ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं, तो इनके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं, फेज्ड मैनर के अंदर चीज़ों के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास प्रारंभ बैच है, तो ये भी आपको बैच काफ़ी मदद करेगा स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके पटेल नगर के अंदर या दिल्ली में मुखर्जी नगर हो गया, प्लस एट द सेम टाइम लखनऊ या आपके पटना के अंदर, तो उनके लिए फ्लैट 25% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी ऑनलाइन बैचेज हैं उनके ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं ऑफलाइन बैच की, तो यहाँ पर आपको फ्लैट 25% ऑफ देखने को मिल जाता है। ये सारे कोर्सेज के जो लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपनी इन लेक्चर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। राइट, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8071174446, आप यहाँ पर जाकर हमारी टीम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अगला टॉपिक दोस्तों हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका फ्लड वॉच इंडिया ऐप के बारे में। दोस्तों हमारे जो यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति के, उनके द्वारा यहाँ पर फ्लड वॉच इंडिया वर्जन 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अब आप पूछेंगे ये क्या है। दोस्तों आप जानते होंगे कि कई बार कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर हमें फ्लड्स देखने को मिल जाते हैं, राइट। उसका कारण क्या होता है कि जो भी हमारे रेजर्वॉयर्स है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लडिंग, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, फिर उस पानी को छोड़ना पड़ता है, राइट। अगर हमें इन चीज़ों का आइडिया या इन चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहले ही पहुंच जाए, तो हम कहीं ना कहीं फ्लड के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इस ऐप के माध्यम से ना हमें ये पता लगता रहेगा कि ये जो बड़े बड़े हमारे पास रेजर्वायर्स हमें देखने को मिलते हैं, इनमें अभी कितना पानी है, प्लस एट द सेम टाइम अगले 7 दिनों के अंदर वहां पर कितना पानी हो सकता है। एक तरह से फोरकास्ट बताता है, तो आपके पास फोरकास्ट होगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी है वहां पे फ्लड आने की, आपको अच्छे से पता लगता रहेगा। इनफैक्ट ये जो पूरा डेटा होगा इसके अंदर, ये आपको इंग्लिश के में अंदर मिल जाएगा, हिंदी के अंदर मिल जाएगा, ताकि अच्छे से ना आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आप चाहो तो इस इन्फॉर्मेशन को रीड कर लो, और अदरवाइज आपको ऑडियो फॉर्मेट्स के अंदर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आगे जाके इंग्लिश हिंदी के अलावा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी ऐड होंगी, तो हमारी कोशिश यही है कि लोगों तक ना आसानी से इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि मान लीजिए आपके यहाँ फ्लड आने वाला है, एंड प्लस एट द सेम टाइम उनको इसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर्डनेस के लिए उनके तक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचाई जा पाए। अब इस चीज़ के लिए करने के लिए हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है, जैसे आपका सैटेलाइट डेटा एनालिसिस हो गया, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गया, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो गया, एंड इसके साथ साथ हम अगले 7 दिन का फोरकास्ट भी यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगले 7 दिनों का भी हमें आइडिया रहे कि कितने प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे फ्लड आने की। अगला टॉपिक दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कृषि डीएसएस के बारे में। अब आप पूछेंगे सर ये डीएसएस क्या है। डीएसएस है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्या मतलब है इस चीज का, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप लोगों ने ना राइसेट 1A के बारे में सुना होगा। राइसेट 1A क्या है? देखो राइसेट 1A दरअसल में, अब इसका वैसे तो नाम अब इसका बदल गया है, इसका नाम आपका EOS-04 हो चुका है। ये है आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या है? आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन आपको सैटेलाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये इसरो की आपको सैटेलाइट देखने को मिलती है, राइट। अब इसरो की सैटेलाइट को डेवलप या डिजाइन इसलिए किया गया था ताकि हमारे पास ना हाई क्वालिटी इमेजेस आ पाए। धरती के ऊपर जो भी अलग अलग वेदर कंडीशंस होती है ना, उनकी हमारे पास हाई क्वालिटी इमेजेस आ पाए। इस हाई क्वालिटी जो भी आपके पास फोटोज वगैरह आएंगी ऊपर से, उस फोटोज को हम यहाँ पे कहाँ यूज करेंगे? उन फोटोज को हम यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो गया, चाहे आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो गया, इवन फ्लड मैपिंग हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इन सब चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डेटा आ रहा है, जो भी हमारे पास इमेजेस आ रही हैं, उनसे हम डेफिनेटली ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब किसानों के लिए फायदेमंद क्या होगा? जब ये सारी इमेजेस यहाँ पे आएंगी आपकी राइसेट 1A बेसिकली रडार सैटेलाइट के द्वारा, उसके माध्यम से हमारे पास जो इमेजेस आएंगी, उन इमेजेस को हम यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए यूज कर सकते हैं। हमें पता लगता रहेगा इन इमेजेस के द्वारा कि किस तरह से वेदर एक्सट्रीम्स जो हो रहे हैं वहां पर हम कैसे रिजिलियंट रह सकते हैं, क्रॉप्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, राइट। अगर मान लो कोई पेस्ट का अटैक होने जा रहा है, तो पेस्ट अटैक से पहले ही हमारे पास सेफ्टी अलर्ट आ जाना चाहिए। कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट आने वाला है तो उसके लिए भी वार्निंग हमारे पास आ जानी चाहिए। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं, प्लस एट द सेम टाइम रिमोट सेंसिंग को हम
पैडी और वीट के अलावा और क्रॉप्स के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, ये इसके अंदर मदद करेगा आपका कृषि डीएसएस। क्रॉप मॉनिटरिंग अच्छे से हो पाएगी, डिजास्टर वार्निंग आपकी अच्छे से हो पाएगी, आपको क्रॉप की कंडीशंस के बारे में, वेदर पैटर्न्स के बारे में, सॉइल हेल्थ के बारे में पता लगता रहेगा, क्रॉप हेल्थ के बारे में पता लगता रहेगा। तो यही सारी चीजें हैं विद रिगार्ड्स टू कृषि डीएसएस, जिसको हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर जी के द्वारा रिलीज किया गया है। ध्यान रखना यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड है ना, मैंने बताया किस तरह से राइसएट 1A या फिर जिसको आप EOS 4 भी आप बोल सकते हो, तो किस तरह से ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने जा रहा है। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा 3 मोर रामसर वेटलैंड साइट्स नाउ इन इंडिया। थोड़ा सा समझते हैं वेटलैंड्स और रामसर साइट्स के बारे में, फिर वापस इस मुद्दे पे आएंगे। देखो एक्चुअल में क्या होता है जब मैं बात करता हूँ ना वेटलैंड्स की, अब वेटलैंड्स आप जानते होंगे एक ऐसा एरिया होता है जो कहीं ना कहीं पानी के साथ कवर्ड होता है, चाहे वो पानी सीजनली कवर्ड हो या फिर परमानेंटली, उसको हम वेटलैंड बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर आपके मैनग्रोव्स, मार्शेस, रिवर, लेक, डेल्टा, फ्लड प्लेन्स, फ्लडेड फॉरेस्ट, राइस फील्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोरल रीफ्स हो गया, और मेरीन एरियाज जिनकी जो लो टाइड की जो डेप्थ है ना वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सब यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। नेचुरल भी होते हैं, ह्यूमन मेड वेटलैंड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, सॉल्टी भी हो सकते हैं पानी यहाँ पे, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, या इन दोनों के बीच का भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी वेटलैंड के अंदर ही कवर होती हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये धरती का सिर्फ और सिर्फ 6% एरिया कवर करते हैं, पर अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल आपको 40% प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज देखने को मिल जाती है। तो यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए ये पूरा रीजन, पूरा जो वेटलैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ना रामसर साइट की, तो दरअसल में हुआ क्या, वेटलैंड अगर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसी बात को रिकॉग्नाइज करते हुए 2 फरवरी 1971 को ईरान की एक सिटी है रामसार, वहां पर एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में डिसाइड किया था कि कैसे हम कहीं ना कहीं इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक उसी वहीं से हमें रामसर कन्वेंशन की शुरुआत होती हुई देखने को मिल जाती है, जिसको हम कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के नाम भी जानते हैं। इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1971 के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करी जाती है जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली वेटलैंड साइट्स होती हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि पहली जो साइट्स थी इंडिया में वो थी उड़ीसा के अंदर चिलिका लेक, और साथ ही साथ आपका राजस्थान के अंदर जो किलाउदो नेशनल पार्क देखने को मिलता है। लार्जेस्ट रामसर साइट की बात करें तो दैट इज सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। आज के समय अगर हम नोटिस करेंगे ना, तो इंडिया में पहले तो 82 रामसर साइट्स हुआ करती थी, पर 3 नई रामसर साइट और ऐड हो चुकी हैं, तो अब इंडिया में टोटल 85 रामसर साइट्स देखने को मिल जाएंगी। हालांकि अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो यूके इंडिया से बहुत छोटा है, मैक्सिको हमारे से बहुत छोटा है, पर यहाँ पर रामसर साइट बहुत ज्यादा 175 इन यूके एंड 142 इन मैक्सिको देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर हम बात करें, देखो वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही होंगे। डेफिनेटली ये जो जैसे मैंने बात करी चिलिका लेक, अपने आप में बहुत टूरिज्म एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस देखने को मिल जाती है। प्लस डिजास्टर से भी बचाती है, जैसे फ्लड्स वगैरह से, क्योंकि ये पानी को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी यहाँ पे मदद करते हैं, क्योंकि ये कार्बन को स्टोर करते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करने के अंदर इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये क्वेश्चन ना यूपीएससी ने मेंस में पूछा था कि सिग्निफिकेंस क्या है वेटलैंड्स की, और यूपीएससी ने मेंस में ये भी पूछा गया है कि कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए आप वेटलैंड्स के। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर कि आखिर ये 3 नई जो रामसर साइट्स ऐड हुई हैं ये कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे ऐड हुई हैं। देखो जो 3 साइट्स ऐड हुई हैं उनमें से 2 ऐड हुई हैं तमिलनाडु के अंदर एंड एक ऐड हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जो पहली साइट ऐड हुई है दैट इज नंजरायन बर्ड सेंचुरी, राइट। ये आपको तमिलनाडु के तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वेटलैंड जो है ना, ये मेजरली आपका वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे हैवी रेनफॉल जो होती है वहाँ पे उसके वजह से। इसके साथ ही अगर मैं आपको और यहाँ पे डिस्कस करूँ, आप नोटिस करोगे कि ये जो नाम आया है ना नंजरायन, ये एक्चुअल में किंग नंजरायन जी के नाम के ऊपर आया है, जिन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक को रिपेयर किया था, उनको रिस्टोर किया था उस पर्टिकुलर लेक को। इसके साथ ही साथ तमिलनाडु की टोटल 17th बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 191 स्पीशीज बर्ड्स की, बटरफ्लाइज की अच्छी खासी स्पीशीज हैं, एम्फीबियंस की स्पीशीज, रेप्टाइल्स, स्मॉल मैमल्स, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो बार हेडेड गूस, नॉर्दर्न शॉबलर, ठीक है ना, और साथ साथ जुवेनाइल स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ये कुछ अच्छे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, दिस इज नंजरायन बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। दूसरी अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं दैट इज
कजुवेली बर्ड सेंचुरी। हो सकता है देखो मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट आप इसको देखिएगा कि यहाँ पर आपको पौंडीचेरी के नॉर्थ के अंदर आपको ये तमिलनाडु के अंदर ये बर्ड सेंचुरी देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने बताया था ना, ये जो नंजरायन थी ये 17th बर्ड सेंचुरी थी, उससे पहले 16th बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की आपकी कजुवेली बर्ड सेंचुरी ही थी। इसके साथ ही अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको लेक को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको ब्रैकिश वाटर देखने को मिलता है, एक ऐसा पार्ट है जहां पे सी वाटर, और यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर आपको देखने को मिल जाएगा। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स इन पेनिनसुलर इंडिया, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पीशीज की बात करें तो एशियन कूट हो गया, पेंटेड स्टॉक हो गया, ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, ब्लैक हेडेड एबिस हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है कि ये जो बर्ड सेंचुरी है वो आपके सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। दरअसल में अगर हम बात करते हैं ना माइग्रेटरी बर्ड्स के फ्लाईवेज की, तो एक हमें यहाँ पर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे आपको देखने को मिल जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी जो होते हैं ना एक पाथ को फॉलो करते हैं नॉर्मली। तो अगर हम बात करें ना इस पर्टिकुलर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की, तो इंडिया भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत सारी जो माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं उनके लिए एक स्टॉप ओवर साइट है तमिलनाडु का, ये जो मैं बात कर रहा था कजुवेली बर्ड सेंचुरी। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी ही रखनी है। प्लस एट द सेम टाइम एक्वाफायर्स के लिए मेजर रिचार्जिंग सोर्स हो जाता है, राइट। ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करूं मैं तीसरी जो रामसर साइट अभी ऐड हुई है, दैट इज तवा रिजर्वायर। ये कहाँ पे ऐड हुई है सर? ये हुई है आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। देखो तवा रिजर्वायर जो नाम आया है ना, दरअसल में रिवर के नाम के ऊपर आया है, तवा रिवर। आप लोगों ने ना नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा होगा। नर्मदा आप जानते हो कि कैसे अमरकंटक से यहाँ पे फ्लो करती हुई इस तरह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज इसके ऊपर लोकेटेड है। जैसे मैं जबलपुर गया था कुछ समय के पहले, तो जबलपुर में भी आपको नर्मदा नदी देखने को मिल जाती है। तो दरअसल में नर्मदा नदी की ना एक ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाती है तवा। एक नहीं बल्कि सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा इज तवा रिवर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आप बहुत ज्यादा फेमस आप जानते होंगे, ठीक है ना, कमलनाथ जी की वजह से। तो वहां से ये स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिल जाती है एंड इस तरह से आगे जाके नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में जाके ये नर्मदा को ज्वाइन कर जाती है, ठीक है ना। तो ये जो आपका रिजर्वायर है ये तवा और देनवा रिवर के कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है। ये जो रिजर्वायर है इसको इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। प्लस आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर जो सतपुरा टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है ना, तो तवा रिजर्वायर उसी पर्टिकुलर सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर हम बात करें यहाँ पर स्पीशीज की, तो स्पॉटेड डियर हो गया, पेंटेड स्टॉक हो गया, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे पॉइंटर्स थे 3 नई रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए थे। अगला टॉपिक दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं एमपॉक्स के बारे में। देखो हालांकि हमने थोड़े दिन पहले ही एमपॉक्स को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया भी था कि पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, मंकी पॉक्स, पर इसका नाम अब चेंज करके इसको एमपॉक्स रख दिया गया है। देखो जो हम बात करते हैं ना WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो WHO के द्वारा एमपॉक्स को PHEIC कंसिडर किया गया है, यानी कि डिक्लेयर किया गया। व्हाट इज PHEIC? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। जब कोई बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि कोई बीमारी बहुत सडन है, बहुत ही अनयूजुअल है, कहीं ना कहीं एक स्टेट या एक नेशनल बॉर्डर के बियॉन्ड ये फैल रही है एंड कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अटेंशन चाहिए होती है, तो उस केस में आपकी जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस है उनके द्वारा यहाँ पे आप नोटिस करोगे उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये WHO के द्वारा ये काम किया जाता है। बात करें देखो एमपॉक्स की, तो एमपॉक्स आप लोग जानते होंगे कि एक सेकेंड, एमपॉक्स क्या है? एक इन्फेक्शियस जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनिमल से ह्यूमन के अंदर फैलती है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे एक पॉक्स वायरस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक इंसान को अगर ये चीज हो जाती है ना, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर इस तरह से हाथों के ऊपर आपको या बाकी बॉडी के ऊपर आपको रैशेस देखने को मिल जाते हैं, बम्प्स आपको साथ साथ देखने को मिल जाते हैं। ये जो पॉक्स वायरस होते हैं ये ओवल शेप्ड होते हैं एंड इनके पास डबल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिल जाता है। इनके 2 स्ट्रेन होते हैं, एक होता है स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2। स्ट्रेन 1 थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है एंड कहीं ना कहीं बच्चों को ये ज्यादा इन्फेक्ट करता है। स्ट्रेन 2 जो है वो थोड़ा सा कम डेंजरस हमें देखने को मिल जाता है। तो एक वायरस है जो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। इसके साथ साथ आपके जो रोडेंट्स होते हैं, आपके रैट्स हो गया, मंकीज हो गया, स्क्विरल्स हो गया, डॉर्मेस हो गया, ये कहीं ना कहीं बाइट्स के माध्यम से या बाकी और चीज़ों के माध्यम से इंसानों तक ये चीज़ फैलाते हैं। आप नोटिस करोगे पहली बार 1970 के अंदर ह्यूमंस के अंदर इसको डिटेक्ट किया गया था। बात करें एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलने की, तो देखो एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैल सकता है या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से या फिर कहीं ना कहीं बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है।
बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की तो थोड़ा सा लंबा इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है, 5 से 21 दिनों के आसपास का। सिम्टम्स मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से बॉडी के ऊपर आपको रैशेस हो जाते हैं, बम्प्स हमें देखने को मिल जाते हैं, लिम्फ नोड्स आपको स्वोलन देखने को मिलती हैं, प्लस एट द सेम टाइम हेडेक एंड बैकएक भी यहाँ पे इस केस में हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें, देखो बहुत कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट इसके लिए है नहीं हमारे पास, पर कुछ एंटीवायरल ड्रग्स जरूर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये साइडोफेवर हो गया, ठीक है ना, इस तरह की आपको ड्रग्स जरूर हैं, पर ये एग्जैक्टली एमपॉक्स के लिए यहाँ पे नहीं बनी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो एमपॉक्स की वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, पर अपने आप में इन वैक्सीन की ना, पहली बात तो अवेलेबिलिटी की काफी दिक्कत है, दूसरी बात इन वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी नहीं हमें देखने को मिलती। तो WHO की बेसिकली कोशिश यही है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, कहाँ कहाँ पे केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिनोमिक सीक्वेंसिंग हो, ताकि पता लगता रहे कि कितना जहाँ पे ये फैला हुआ है, एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन के माध्यम से एंड प्रॉपर सर्वेलेंस के माध्यम से हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि पहले इसका नाम मंकी पॉक्स हुआ करता था, पर इसका नाम यहाँ पे बदल दिया है, इसका नाम चेंज कर दिया है एमपॉक्स। पर 2024 तक इसका नाम मंकी पॉक्स ही चलता रहेगा, ताकि थोड़ा सा लोगों को दिमाग में रहे, लोगों को यहाँ पे चीजें पता हो। अब इसका नाम चेंज कर जा रहा है एमपॉक्स की तरफ। तो ये कुछ पॉइंटर्स है आपको जो कि इसके बारे में पता होने चाहिए थे। दोस्तों अब चल देते हैं अपने पीवाईक्यूज की तरफ। आज का आपका होमवर्क रहेगा, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। एक है अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, एंड दूसरा आपको होमवर्क रहेगा एक जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का एक अच्छा लिंकेज कहाँ हमें देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक था आपका ब्लू फिन मशीर के बारे में। ये देखो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, आपकी फिशेस की बात हो रही है। तो दरअसल में ना जो आपकी ब्लू फिन मशीर है वो डेफिनेटली आपको कावेरी रिवर हो गया, इवन आपका कृष्णा रिवर बेसिन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, एंड ये अपने आप में एक फ्रेश वाटर फिश होती है। इसका IUCN स्टेटस आपको लीस्ट कंसर्न देखने को मिल जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे ना, जैसे जब ऐसे ऑप्शंस होते हैं ना, इनमें अगर आपने एक स्टेटमेंट ऐसा ढूंढ लिया जो कि ना कि गलत है, आप अपने आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं इरावदी डॉल्फिन की, तो आपको पता होगा ना यार, इरावदी डॉल्फिन आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, आपकी इरावदी रिवर हो गया, मेकॉन्ग रिवर हो गया, उन रिवर्स में आपको देखने को मिलती है, ना कि आपके चंबल रिवर के अंदर। तो ये सेकंड स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगी, और जैसे ही आप सेकंड गलत करोगे आपके पास आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। बाकी ये भी बिल्कुल ठीक है, रस्टेड स्पॉटेड कैट हो गया, ये भी आपको ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाती है। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था पाम ऑयल के रिगार्डिंग। देखो पाम ऑयल के रिगार्डिंग में ना, अगर मैं बात करूं, जो पाम ऑयल है ना, वो डेफिनेटली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अच्छी खासी प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, पर अगर मैं बात करूं, ये नेटिव आपका अफ्रीका कॉरस्पॉन्डिंग है, ना कि साउथ ईस्ट एशिया के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, एंड यहाँ पर भी अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मिल गई ना गलत, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बन गया। बाकी देखो दोनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है कि पाम ऑयल को इन पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, बहुत सारे इनके एप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रू फॉल्स की, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप ट्राई कर सकते हो। कल मैंने जो होमवर्क दिया था तुंगभद्रा रिवर के बारे में, तो ये देखिए आपकी कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। कुर्स्क रीजन की बात करें तो ये आपको रशिया में देखने को मिलता है, तो सर सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। एंड अगर हम बात करें गुलमार्ग की, तो ये आपको ट्रॉपिकल प्लांट देखने को मिलता है, इंडिजिनस टू इंडिया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।